तो ये क्वेश्चन फिर से यहीं पे आ गया, संक्रमण तत्व क्या है। तो आपने देखा संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं और पूरी जानकारी डी ब्लॉक के तत्वों के ऊपर ही डिपेंड होती है। अगले अथवा में कहा गया है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2017 से लेकर काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन क्या होता है। ये तत्व जिनमें डी उपकोष क्या कहते हैं, वे तत्व जिनके डी उपकोष n-d उपकोष आंशिक रूप से क्या होते हैं, आंशिक रूप से पूर्ण होते हैं, मतलब पूरे पूर्ण नहीं होते, आंशिक रूप से पूर्ण होते हैं। और क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें दीर्घाकार आवर्त सारणी के 3 से लेकर 12 समूहों में एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के माध्य रखा गया है, अतः इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो बात वही है, जो तत्व ये संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, तो इनको वही रीजन वही बात आ जाती है जो हमने अभी जानी थी। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि वही रीजन है। इसको एस ब्लॉक क्या रीजन है, इसको इसे एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच में रखा जाता है, इसीलिए ये संक्रमण तत्व इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय आयन नहीं है। तो अनुचुंबकीय आयन कौन कौन से होते हैं और कौन से अनुचुंबकीय आयन नहीं होते हैं। तो किस तरीके से, इसका सबसे पहली बात आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर वी ऑप्शन सही है। तो ठीक है, अनुचुंबकीय आयन नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है, बी ऑप्शन नहीं है। तो अनुचुंबकीय आयन कौन कौन से होते हैं, तो इसे देखते हैं। तो क्या हम लोग सीखेंगे, चुंबकीय आयन। तो अनुचुंबकीय आयन कौन कौन से होते हैं, जहाँ पे 3D 10 आ जाए तो वो अनुचुंबकीय आयन नहीं होगा। तो कौन सा आयन हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय आयन। कहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जहाँ पे 3D 10 देखने को मिले, 3D 0 देखने को मिले, तो कौन सा आयन हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय आयन हो जाएगा, अनुचुंबकीय आयन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भैया 3D 8 आ रहा है। 3D 8 कैसे जाना, जो आप ये वाला देख रहे हैं, कहाँ पे इसे देख रहे हैं 3D 8, तो 3D 8 आ जाए तो इसका मतलब होता है ये अनुचुंबकीय है। ठीक है, 3D 10 आ गया तो इसका मतलब ये अनुचुंबकीय, इसमें क्या आया, अनुचुंबकीय 0 आ गया, तो ये कौन सा हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया। इसमें 3D 9 आया, इसमें 3D 5 आया, तो इसमें हमने क्या सीखा है, 3D 10 और 3D 0 को याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसको पढ़िए क्या कहता है। तो संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करने, इसके बारे में बताना है। तो आंसर क्या कहता है, संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान निम्न होता है। इन तत्वों में n इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त आपूर्ण डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भी धात्विक आबंध निर्माण में सहायता करते हैं। इस कारण संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, कुछ समस्याएं आती है, तो उसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्या करें, कौन सा कलर लेते हैं, कौन सा कलर लें। ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहता है संक्रमण तत्व उच्च गलनांक दर्शाते हैं, क्या कारण है।
संक्रामक तत्व होते हैं उच्च गलनांक, मतलब उन्हें गलाने पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा हीट की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर क्या कहता है, संक्रमण तत्वों में उच्च गलनांक का कारण अंतर पारमाणविक आबंध में Na इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त N-1d उपकक्षकों के अधिक इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी होती है। यही प्रॉपर रीजन इसका होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है Zn2+ लवण सफ़ेद हैं, जबकि Cu+ के जो लवण होते हैं वो नीले होते हैं। क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? तो ठीक है, तो इसका वही रीजन होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होते हैं, जिसके ऊपर 3D 10 आए, 3D 5 आए, 3D 0 आए। तो ये कौन कौन से होते हैं? रंगहीन। इनमें दोस्तों क्या होता है, इनमें कोई रंग नहीं होता है। और इसके अतिरिक्त कुछ भी आए, जैसे कि हमने क्या देखा, जैसे कि 3D 9, 3D 8, 3D 7, ठीक है, और जो भी आए, ठीक है, इन तीनों को छोड़कर तो ये रंगीन आयन होते हैं। रंग कुछ भी हो सकता है। तो आंसर क्या होता है? तो इसका आंसर आता है Cu2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि Zn2+ आयन में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अतः Zn2+ लवण सफ़ेद, जबकि Cu2+ नीले होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है, देखते हैं एक बार, संक्रमण तत्वों में अनुचुंबकीय लक्षण को स्पष्ट करें। तो भैया आंसर क्या कहता है, संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं, तथा युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया है, आपने देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, तो Cu जो प्लस है, क्या है, Cu+ में क्या हो रहा है, Cu+ में आर्गन और 3D 10 आ रहा है। तो क्या आ रहा है इसमें, जो आर्गन है, आर्गन का मतलब होता है, ठीक है, AR आर्गन का मतलब होता है यहाँ पे 18 तत्व ले लिए, और उसके बाद में क्या आ रहा है, 3D 10। तो क्या आ रहा है, 3D 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 18 तो आर्गन हो गए और उसके बाद में 10 और इलेक्ट्रॉन, तो 28 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा कॉपर आता है। तो यहाँ पे क्या हो गए, यदि आपने क्या देखा है, यहाँ जहाँ कहीं भी 3D 10 आ रहा हो, क्या आ रहा हो, 3D 10, तो कौन से हो जाएंगे, 3D 10 आने पर प्रतिचुंबकी, और कुछ भी आए अनुचुंबकी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन, F ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिन तत्वों में F उपकोष N-2 उपकोष आंशिक रूप से पूर्ण होता है, तो वे F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है संक्रमण तत्वों की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कौन सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संक्रमण तत्वों में OS तथा RO उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था यानी 8 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, संक्रमण तत्वों द्वारा रंगीन आयन बनाने की व्याख्या कीजिए। अर्थात अधिकांश संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों होते हैं, रंगीन मतलब यही घुमा फिरा कर वही की तरफ ले जा रहा है। तो अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो सकते हैं। अर्थात D- संक्रमण संभव है, क्योंकि इस स्थानांतरण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र के प्रकाश का अवशोषण कर उत्तेजित हो जाते हैं, तथा परावर्तित प्रकाश हमें रंगीन दिखाई देता है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जिंक, कैडमियम और मरकरी अधिकतम कोमल अथवा कम गलनांक वाले क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है। तो कारण जिंक, कैडमियम और मरकरी में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन N-1D10S2 की अनुपस्थिति के कारण डी इलेक्ट्रॉन धात्विक आबंध निर्माण के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं होते, अतः ये दुर्बल होते हैं। इसलिए परिणाम स्वरूप ये धात्विक अत्यधिक कोमल होते हैं व कम गलनांक वाले भी होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के संकरण तत्वों के गलनांक बहुत उच्च होते हैं क्यों, इसका क्या कारण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संकरण तत्वों की क्रिस्टलीय संरचना में प्रबल धात्विक बंध पाए जाते हैं। सघन संरचना के कारण इन तत्वों के गलनांक बिंदु मान बढ़ जाता है। तो यही कारण होता है इनका। और जिस क्वेश्चन में भी डाउट होता है, लगता है कि नहीं याद हो पाएगा, तो उसे कॉपी पे नोट कर सकते हैं आप लोग। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको भी पढ़ के आंसर निकालिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है इसका। तो क्वेश्चन कहता है संक्रमण तत्व में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो भाई परमाणु त्रिज्या से क्वेश्चन आ गया है, 14 में पूछा गया था। संक्रमण तत्व में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश दुर्लभ परिरक्षण प्रभाव के कारण क्रमशः बढ़ता है। इसी कारण श्रृंखला में पहले आकार घटता है तथा फिर स्तर स्थिर हो जाता है। श्रृंखला के अंत में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर पारमाणविक त्रिज्याएं बढ़ती हैं तथा द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणविक त्रिज्याएं लगभग समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक त्रिज्या में वृद्धि होती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक त्रिज्या में वृद्धि होती है समान रहती है। इस कारण लेंथेनाइड संकुचन है। तो इसमें क्या होता है, परमाणु त्रिज्या होती है तो किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों परमाणु त्रिज्या जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। कैसी होती है, परमाणु त्रिज्या जो होती है कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, तो इसमें कितने तत्व पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रिप्टॉन। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ तक जिंक तक जाता है। ठीक है, इस तरीके से आती है, नीचे से ऊपर जाती है, यही क्वेश्चन में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मिश्र धातुएं क्या हैं। लेंथेनाइड धातुओं से युक्त एक प्रमुख मिश्र धातु का उल्लेख कीजिए, इसके उपयोग भी बताइए। तो आंसर क्या कहता है, आंसर कहता है मिश्र धातु। तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, मिश्र धातु के 2 या 2 से अधिक धातुओं तथा अधातुओं का समांगी मिश्रण है। यह धातुओं तथा धातुओं को गलित अवस्था में अच्छी प्रकार मिलाकर बनाई जाती है। लेंथेनाइड धातुओं से युक्त मिश्रण धातुओं को मिश्र धातु कहते हैं। इनमें 30 से 35% सीरियम तथा शेष हल्के लेंथेनाइड तत्व होते हैं। इनका उपयोग उपापचय के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ लेते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड से जैसे ही आप मिलाओगे तो आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा, तो K2Cr2O7 और NaCl। एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा, उसी के साथ साथ नमक का भी निर्माण होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कहता है K2MnO4 से यानी पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम ये किस तरह पोटेशियम मैग्नेट कैसे बनता है। तो इसका ये समीकरण दे रखा है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या कहता है, किस तरीके से इसे हल करते हैं देख लेते हैं। आगे दे रखा है सीआर की प्रथम आयन एंथैल्पी जेडेन से कम है, क्यों, इसका क्या रीजन है। तो क्योंकि क्रोमियम का विन्यास स्थायी विन्यास है, परंतु जिंक में इलेक्ट्रॉनिक भरित 4s कक्षक से बाहर आता है, जिन्हें हटाना कठिन होता है, यही कारण है इसका कम आयन होना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसको पढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है कापर धातु अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन क्यों नहीं कर पाते। जो Cu है, ठीक है, जो Cu है, Cu धातु, कापर धातु हाइड्रोजन अम्ल से विस्थापन क्यों नहीं कर पाती, इसका रीजन आपको बताना है। तो क्या होता है, पढ़ते हैं इसके बारे में। क्योंकि कॉपर के लिए मानक इलेक्ट्रॉन का मान धनात्मक है, अर्थात यह हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, जिसका इलेक्ट्रोड भी हो 0 वोल्ट होता है, यही कारण आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कॉपर के साथ मिश्रित होकर पीतल बनाता है। तो भैया कौन पीतल बनाता है इसमें से, तो इसका सही जवाब जो है जिंक हो जाएगा। तो जिंक क्या करता है, जिंक 60 से 80% कॉपर और 20 से 40% जिंक मिश्रित होकर पीतल धातु का निर्माण कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या है। तो मर्क्यूरस आयन का सूत्र जो है वो आपके विकल्प नंबर सी में दे रखा है। तो ठीक है, ये विकल्प नंबर सी में दे रखा है। तो इस तरीके से आज की क्लास आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट की। आई होप आपकी ये क्लास आपके आने वाले भविष्य के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करके चैनल आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।